अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। एक रेजिस्टेंस की हमने बात कर ली कि एक रेजिस्टेंस है वो कोई भी एक कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस आएगा तो वो रेजिस्टेंस ओवर करेगा। अब मैं क्या करता हूं कि नंबर ऑफ कंडक्टर्स अलग अलग मटेरियल के उनको कनेक्ट करता हूं, ठीक है। मतलब कि मैंने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्ट कर दिए, उसको कैसे कैसे अपन ज्वाइन कर सकते हैं। पहला है कि मैं उनको एक साथ जोड़ कनेक्ट कर दूं, मतलब कि एक रेजिस्टेंस का एक एंड जो है वो दूसरे रेजिस्टेंस के एक एंड से मैंने मिला दिया, ठीक है। और जो लास्ट के दो एंड बचे इनके अक्रॉस मैंने कोई बैटरी लगा दी। तो ये जो कॉम्बिनेशन जो कहलाएगा इसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा आर इक्विवेलेंट वो हो जाएगा उनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल। मतलब इंडिविजुअल जितने भी रेजिस्टेंस हैं R1 R2 R3 जितने भी हैं उनको अगर अपन एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे तो वो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसमें एक होगा क्या कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा मतलब कि जो भी R1 से लेके Rn तक जितने भी रेजिस्टेंस है उनमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे ज्यादा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा कि मैं जितने भी रजिस्टर हैं मेरे उनके दोनों एंड पकड़ूं और दोनों सारों को एक साथ में ज्वाइन कर दूं। जैसे एक रजिस्टर लिया मैंने, ये है, इसके एंड के साथ में मैंने दूसरा रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, इसी के एंड के साथ में तीसरा रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, मतलब दोनों एंड रजिस्टर्स के मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसका जो इक्विवेलेंट की आएगी फॉर्मूला जो होगा वो ये है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो आई जो होगा हर करंट से सेम होगा। इक्विवेलेंट के अंदर क्या होगा, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी सेम, ठीक है। अब मैंने बताया कि जो R1 R2 R3 की वैल्यू है उनसे ज्यादा होगा आर इक्विवेलेंट अगर वो सीरीज में है। लेकिन यहां पे जो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो जो है इसमें R1 R2 R3 में जो सबसे छोटा रजिस्टर होगा उससे भी कम वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने अगर कोई भी अगर 5 ओम का जैसे रेजिस्टेंस लिया, 10 ओम का ले लिया, 20 ओम का ले लिया, इसको अगर सीरीज में मैं ऐड करूंगा तो जो आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो 20 एम्पियर से 20 ओम से ज्यादा आएगा। और अगर इसको पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो मैं तो जो उसका आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी जो वो आएगी मिनिमम क्या है यहाँ पे 5 ओम से भी छोटी आएगी। अब आ जाते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जब भी कोई करंट जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा उसके अंदर हीट जनरेट होती है, ठीक है। अब हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिखते हैं, W/Q, ठीक है। तो ये W जो है ये क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू V। अब हमें पता है कि Q जो होता है चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी। मतलब कि जो अमाउंट ऑफ करंट उसमें फ्लो हो रहा है और कितनी देर के लिए हम करंट फ्लो करा रहे हैं वहां से वो होगा। तो ये क्या आ जाएगा, V इंटू आई इंटू टी। और I को अगर हम इस लिख देते हैं I इज इक्वल्स टू V/R, अगर हम लिख देते हैं I इज इक्वल्स टू V/R लिखेंगे तो यहां से एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V²/R इंटू टी। और अगर V इज इक्वल्स टू IR हम लिख देते हैं तो हमें एक केस और मिल गया। मतलब कि ये वर्क, एक केस वर्क का ये आया, एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I²RT। तो मतलब कि ये जो W के जो है हमारे पास में 4 फॉर्मूलाज आ गए, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम जो है हमारा कोई एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे, जैसे हमें अगर करंट की वैल्यू दे रखी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें जो है चार्ज दे रखा है डायरेक्टली और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब जूल, अकॉर्डिंग टू जूल जो है उनके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने क्या बोला था कि जो हीट जो भी जनरेट होगी, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस के जो भी रजिस्टर कंडक्टर है उसके अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, नंबर मतलब कोलिजन्स होंगे, कोलिजन्स की वजह से क्या होगा उसके अंदर एनर्जी लूज होगी। और उस एनर्जी लूज की वजह से क्या होगा, वो किस फॉर्म में लूज होगी, हीट की फॉर्म में। तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो अमाउंट ऑफ हीट किसके इक्वल होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, वर्क के, W, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, JH। और J क्या है यहाँ पे, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 4.18 जूल पर कैलोरी, ठीक है। अब हमने
जो इसका फॉर्मूला निकाला था W का, W इज टू क्या था हमारा, QV, ठीक है। अब हमें पता है W इज टू QV रखना है हमें, H यहां से क्या आ जाएगा, H इज टू क्या है, W अपॉन J, तो यहां से क्या आ जाएगा, QV अपॉन J। बाकी जो हमने 3-4 फॉर्मूले अलग अलग निकाले थे वो भी हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो H और उनके बीच में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को जैसे इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाती है हमारी, पावर। तो हमने वर्क कितना किया है W, और कितने टाइम में किया है, T टाइम में, तो वो क्या कहलाएगी, उसके इलेक्ट्रिक पावर। हमें पता है W इज टू कितना होता है, V इंटू आई इंटू टी। अब पावर निकालनी है तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर देंगे। ये किसके इक्वल हो गया, पावर के, T से T कट जाएगा, तो P इज टू क्या आ गया हमारे पास में, VI, ठीक है। यहां पे V जो है उसको I और R की फॉर्म में रख सकते हैं, तो वहां से क्या आ जाएगा, I स्क्वायर R, और अगर I को V और R की फॉर्म में रखेंगे तो P इज टू क्या आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर। अब ऐसा यूनिट क्या होती है, हमें पता है पावर इज टू वर्क अपॉन टाइम है। वर्क की जो है पावर, ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। टाइम की क्या होगी, सेकंड, तो जूल पर सेकंड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉट, ठीक है। और इसकी एक बिगर यूनिट क्या होगी, किलोवाट, तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 10⁻³ वॉट, ठीक है। अब ऐसा यूनिट जो होती है, अब एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, वो तो हमें पता है। लेकिन एक जो है, जैसे हमारे घर में जो मीटर लगे हुए हैं उसमें हम बोलते हैं कितने यूनिट हमारी बिजली खर्च हुई, तो वो जो यूनिट होती है वो होती है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मतलब कि 1 घंटे अगर हमने कोई अप्लायंस चलाया है तो उसने जितनी एनर्जी कंज्यूम करी है वो क्या कहलाएगी, 1 किलोवाट आवर। और इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, ठीक है। पावर वोल्टेज रेटिंग, अब जैसे कोई भी इक्विपमेंट हम लेके आते हैं उसके ऊपर ये रेटिंग जरूर आती है कि उसका पावर क्या है और उसका वोल्टेज क्या है, मतलब इस वोल्टेज पे वो कितनी पावर हमें प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। जैसे अब ये एग्जांपल ले लेते हैं, 100 वोल्ट एंड 220 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या है कि जब 220 वोल्ट का हम उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो इट विल कंज्यूम अराउंड 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के अंदर वो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। कब, जब हम उसको 220 वोल्ट का पोटेंशियल देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इतना ही था। उसके बाद में हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं, जैसे कोई भी अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, कोई भी 2 पोल्स हैं, मैग्नेट है जैसे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है कि जो लाइंस जो एक पोल से निकल के दूसरे पोल में जाएंगी, इमेजिनरी लाइंस जो एक पोल से निकल के दूसरे पोल में जाएंगी, और जिस पर हमारा एक यूनिट नॉर्थ पोल जो है वो मूव करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब इसके बारे में हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली, ये क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनाएंगे, ठीक है, मतलब कि ये हमेशा, अगर जैसे नॉर्थ पोल से हमें पता है नॉर्थ पोल जो होता है वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं, और साउथ पोल के अंदर जाके यहां से अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली हैं तो यहाँ पे अंदर वापस जाती हैं, ठीक है। अब तो इसकी वजह से क्या होगा, और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मूव करती हैं, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। आउटसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करेंगी, और इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ पोल टू नॉर्थ पोल मूव करेंगी। अब हमने देखा कि अगर ये इन दोनों लाइंस को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या पता चला कि ये क्या बना रही है, एक क्लोज कंटिन्यूअस एक लूप बना रही है, ठीक है। तो दे फॉर्म अ क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स, ठीक है। और ये जो अगर 2 लाइंस हैं तो ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करती हैं, ठीक है। ये हमने बता ही दिया कि एक्सटर्नली वो क्या करेंगी, नॉर्थ से साउथ मूव करेंगी, और इंटरनली साउथ टू नॉर्थ मूव करेंगी, ठीक है। अब
जैसे ये एक कोई भी लाइन ले लिया मैंने, अब ये लाइन होता, लाइन से हम डिटेक्ट क्या करते हैं, अगर इस लाइन के मैग्नेटिक फील्ड लाइन के मैं कोई टेंजेंट डालता हूं किसी भी पॉइंट पे, तो वहां पे वो क्या हमें शो करेगा, वो हमें दिखाएगा, द टेंजेंट जो दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब कि जैसे यहाँ पे है, ये मूव कर रही है, अगर यहाँ पे मैंने टेंजेंट डाला तो ये क्या दिखा रही है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। दो लाइंस जो होंगी वो कितना भी पास से निकल जाए लेकिन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें क्या बताती है, डायरेक्शन। अगर वो मान लो इंटरसेक्ट कर गई तो क्या होगा, अगर इसके ऊपर हम टेंजेंट डालेंगे तो ये इस डायरेक्शन में बताएगा, इसके ऊपर टेंजेंट डालेंगे तो इस डायरेक्शन में बताएगा। अगर वो इंटरसेक्ट कर गई तो वो हमें दो डायरेक्शन बताएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पे। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वहां पे उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। जितनी मतलब कि पास पास लाइंस होंगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जितनी दूर दूर लाइंस मतलब पर यूनिट। जैसे अगर ये एक एरिया है और एक ये एरिया है, इसमें से 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई, ठीक है, और यहाँ से 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। अब जैसे कोई अर्थ की बात कर लेते हैं, अर्थ जो है हमारा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब मान लो कोई नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो बहुत दूर हैं, मतलब जैसे इनफाइनाइट डिस्टेंस, मान लो बहुत ज़्यादा अनकंपेरेबल डिस्टेंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में ट्रेवल कर रही होंगी। तो उसमें अगर अपन कोई सेक्शन उठाएंगे तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक अगर फील्ड बन गया तो उसके अंदर जो ये लाइंस होंगी वो हमेशा क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा पैरेलल होती हैं। ये एक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था क्या हुआ, नॉर्थ से किस तरफ ट्रेवल करती हैं, साउथ की तरफ आउटसाइड, और ये इनसाइड साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करेंगी। वैसे ही एक क्लोज कंटिन्यूअस लूप बनाती हैं। ठीक है। अब आते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल जो है वो हमें डायरेक्शन बताता है किसकी, कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये मान लो जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये हमें किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन बताएगा। इसमें हम करेंगे क्या, जैसे मान लो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है मेरा, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, मतलब डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है कि अगर हम थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हम पुट करते हैं तो जिस डायरेक्शन में हम हमारा जो कर्ल करेंगे ये किसकी डायरेक्शन बताएगा हमें, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें बताएगा। ठीक है। अगर इसको मैं उल्टा कर देता हूं तो ये क्या होगा, मेरे को डायरेक्शन अंगूठे का उल्टा लेना पड़ेगा, तो अब ये डायरेक्शन क्या हो गई, उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई। तो ये किसकी डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, वही यहाँ पे बताया गया है। जैसे ये एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं अपन, तो यहाँ पे ये देखो, ये जो एरो है ये क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है। हाँ, अब सोलेनॉइड, कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होगा, सोलेनॉइड मतलब कोई भी एक, जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर लिया मैंने, कोई वायर लिया, उसको मैंने वाउंड कर दिया एक सोलेनॉइड, मतलब कि एक सर्कुलर लूप के अंदर मैंने उसको स्प्रिंग टाइप में, हेलिकल स्प्रिंग टाइप में वो बना दिया, तो वो क्या कहलाएगा, सोलेनॉइड। उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, वो उसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब जैसे डायग्राम से समझते हैं इसको, जैसे ये है, ठीक है, एक मैंने क्या किया, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, उसको एक डायरेक्शन सर्कुलर शेप में उसको लपेट दिया। ठीक है। अब करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, तो मतलब करंट जो है वो यूं जाके यूं आ रहा होगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, जैसे मान लो अगर मैं एक लूप को उठाता हूँ, एक लूप को अगर मैंने उठाया यहाँ पे, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जैसे करंट अगर इस तरफ जा रहा है, जैसे करंट अगर इस पॉइंट को लेता हूँ मैं, ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में लेता हूँ तो नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। ठीक है, इसको अपन 3D में समझते हैं। ठीक है, ये एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल में करंट मूव यूं हो रहा है, ठीक है, यूं हो रहा है, तो मैं अंगूठा अपने उस डायरेक्शन में रखूंगा, फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जो मेरी उंगलियों की डायरेक्शन मूव कर रही है, मतलब मेरा कर्ल की जो डायरेक्शन है वो किसको डिफाइन करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। वैसे ही अगर नंबर ऑफ कॉइल्स, मतलब जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब एक इसकी वजह से अगर मैं बात करूं, एक की इसकी वजह से बात करूं,
तो ये क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे अगर इसमें डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो ये बाहर की तरफ मूव करेगा। मतलब कि हमारे जो इसको अगर 3D में समझें तो मतलब कि पूरे बाहर की तरफ जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो निकलेंगी, ऊपर भी जाएगी, हर डायरेक्शन में जाएंगी। वहीं अगर इसमें अपन बात करें तो ये हमारा जो ये जो करंट है, ये वाला पोल जो है, ये वाला जो साइड है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या हो रही हैं, बाहर की तरफ निकल रही हैं, मतलब ओरिजिनेट हो रही हैं, और इस तरफ ये घूम के लाइन्स जो हैं वापस आएंगी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, साउथ पोल। यहाँ पे ये डायरेक्शन क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है, यहाँ पे हमने करंट की डायरेक्शन क्या ली थी, अपवर्ड्स, यहाँ पे डाउनवर्ड्स हो जाएगी, तो उस वजह से इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं बाहर की तरफ ओरिजिनेट हो रही होंगी, तो यहाँ पे ये इसकी तरफ डाइवर्ज हो रही होंगी, मतलब यहाँ से अगर कन्वर्ज हो रही हैं तो पीछे से क्या होंगी, डाइवर्ज। तो ये सोलेनॉइड जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, सबसे पहले जैसे ये अगर मैंने लेफ्ट हैंड ले लिया आपने, ठीक है, अगर इसमें मैं ये मानता हूँ कि जो मेरा, जैसे ये इसी डायग्राम की हेल्प से अपन समझते हैं कि अगर मेरी जो ये वाली फिंगर है जिसको हम बोलते हैं फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को अगर डिनोट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट कर रही है, और करंट जो मिडिल फिंगर जो है मेरी वो करंट को अगर डिनोट कर रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन किससे आएगी, हमारी थंब से। जैसे मान लो अगर इस डायरेक्शन में जो है मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में मेरा करंट मूव कर रहा है, मतलब आपके जैसे स्क्रीन के बाहर की तरफ अगर करंट आ रहा है, तो मैग्नेटिक जो हमारा फोर्स जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको मैं अगर उल्टा कर देता हूं, ये क्या है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये क्या है करंट की डायरेक्शन, तो ये जो डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन हो गई, अब फोर्स की। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है, फोर्स की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो ये जो कुछ टॉपिक्स थे जो हमें आज डिस्कस किए हैं, जो इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए। थैंक यू।